तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 10 जनवरी 2023 की, साथ ही में दिन है मंगलवार का। वहीं हिंदी तारीख है कृष्ण तृतीया और महीना चल रहा है माघ का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में पहली बड़ी खबर आ रही है कई सामानों के महंगा होने को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 का आम बजट पेश करेंगी। बताया गया इस बजट में कई तरह के आइटम पे इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की अनाउंसमेंट की जा सकती है। इस बारे में इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक आत्मनिर्भर भारत बनाने के अपने प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार केंद्रीय बजट 2023 में लगभग 35 आइटम पे कस्टम ड्यूटी बढ़ाने पे विचार कर रही है। जानकारी के मुताबिक सरकार जिन आइटम पे कस्टम ड्यूटी बढ़ा सकती है उनमें शामिल है प्राइवेट जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक गुड्स, ज्वेलरी, हाई ग्लॉस पेपर और साथ ही में विटामिन। साथ ही में इस बारे में एक्सपर्ट्स की तरफ से बताया गया है कि अगर इम्पोर्ट ड्यूटीज में बढ़ोतरी केवल तैयार सामानों पे लागू की जाती है तो इससे न केवल रेवेन्यू में वृद्धि होगी बल्कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी बढ़ावा मिलेगा। हालांकि साथ में ये भी बताया गया है कि आने वाले दिनों में सरकार के इस फैसले की वजह से ज्वेलरी और प्लास्टिक का सामान खरीदना महंगा हो सकता है। इसके अलावा भी कई और चीजें हो सकती हैं जिनके दाम बढ़ सकते हैं। हालांकि इसकी पूरी प्रॉपर और ऑफिशियल जानकारी तो आने वाले 1 फरवरी को आएगी जब बजट पेश किया जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है दिल्ली की सरकार को लेकर, यानी कि केजरीवाल सरकार को लेकर। जानकारी के मुताबिक भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा ने आबकारी नीति व अपने मंत्रियों से जुड़े मामलों पर केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार कुछ अपराधियों को बचाने के लिए जनता के पैसों को वकीलों की फीस में बर्बाद कर रही है। साथ ही में आरोप लगाते हुए ये भी कहा गया है कि केजरीवाल ने सिर्फ पिछले 8 महीने में एक वकील को 18 करोड़ 97 लाख रुपए और दूसरे वकील को 5 करोड़ रुपए केस लड़ने के लिए दिए हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है दूध के दाम बढ़ने को लेकर। जानकारी के मुताबिक शरद दूध गोल्ड, ऑरेंज थैली, हरी थैली और डबल टोन मिल्क यानी कि पीली थैली की भी कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक दूध पे ये बढ़े हुए दाम आज 10 जनवरी से लागू हो जाएंगे। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, सरस नाम के दूध को राजस्थान में जयपुर डेयरी की तरफ से बेचा जाता है। आसान शब्दों में कहें तो ये महंगाई राजस्थान वालों के लिए है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है हल्द्वानी में घर टूटने वाले मामले को लेकर। दोस्तों आपको बता दें हल्द्वानी का बनफुलपुरा इलाका और इसकी गफूर बस्ती, साथ ही में इंदिरा नगर और ढोलक बस्ती के लोग अब भी डरे हुए हैं। वैसे तो देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई से 7 फरवरी तक की राहत दे दी है, लेकिन अभी भी बुलडोजर लौटेंगे या नहीं इसकी फिलहाल कोई गारंटी नहीं है। साथ ही में इसी दौरान ये भी जानकारी सामने नहीं आ रही है कि आने वाले दिनों में अगर हल्द्वानी में जिन भी लोगों का घर तोड़ा जाएगा तो उनको कहीं पर और बसाया जाएगा या नहीं। दैनिक भास्कर की तरफ से इस बारे में एक रिपोर्ट साझा की गई है जिसमें ये बताया गया है कि लोगों के कागजात ये कहते हैं, यानी कि जमीनों के कागजात के मुताबिक कि हल्द्वानी की जमीनें 1940 में रेलवे ने ही लीज पर दी थी। वहीं कुछ लोगों ने 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद पुनर्वास मंत्रालय से घरों को खरीदा था। हालांकि अब रेलवे कह रहा है कि 1959 के नोटिफिकेशन के बाद से ये जमीन उसकी है। साथ ही में इस बारे में ये भी जानकारी आई है जिसमें ये बताया गया है कि सरकार इस जमीन पे बसे लोगों से हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और बिजली बिल एक लंबे अरसे से लेती आ रही है। साथ ही बताया गया है यहाँ पे 3 सरकारी स्कूल है, एक सरकारी अस्पताल भी बना दिया गया है, पानी की पाइपलाइन और सीवेज लाइन भी बिछाई गई है और दूसरे पास कॉलोनियों की तरह यहाँ पे प्रॉपर्टीज की नीलामी भी होती है। साथ ही में कई लोगों ने जो घर को लीज पे लिया था उसकी फ्री होल्डिंग भी हुई है। हालांकि अब कहा जा रहा है कि ये सब अवैध है। जाहिर बात इसी की वजह से ये पूरा मामला बड़ा ही चौंकाने वाला है। अब दोस्तों हल्द्वानी के 50,000 लोगों का क्या होगा, यानी कि यहाँ पे जो 4,000 घर बने हुए हैं उनका क्या होगा, इसका फैसला आने वाले 7 फरवरी 2022 को हो सकता है, क्योंकि आने वाले 7 फरवरी 2022 को एक बार फिर से देश का सबसे बड़ा कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पे सुनवाई करेगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पतंग उड़ाने को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक राजस्थान की सरकार ने प्रदेश भर में सुबह और शाम के समय पतंगबाजी पे रोक लगा दी है। यहाँ पे हाई कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए गृह विभाग ने इसकी एडवाइजरी जारी की है। जानकारी के मुताबिक गृह विभाग ने सभी कलेक्टरों को धारा 144 के प्रावधानों के हिसाब से सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक पतंगबाजी पे रोक लगाने के लिए कहा है। गृह विभाग की एडवाइजरी में सुबह व शाम पतंगबाजी पे रोक लगाने के पीछे पतंग उड़ाने में चाइनीज मांजा, प्लास्टिक, सिंथेटिक माजा, आयरन, ग्लास के धागों का उपयोग करने से पक्षियों और आम लोगों के जीवन पर खतरे का हवाला दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें राजस्थान में पिछले दिनों कई जगहों पे चाइनीज मांझे से गला कटने की घटनाएं हो चुकी हैं। इसी की वजह से इस रोक का ऐलान किया गया है। अब दोस्तों आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि इसे देखा देखी देश के दूसरे राज्यों में भी ऐसा ही फैसला ले लिया जाए। हालांकि दूसरे राज्यों को लेकर अभी फिलहाल कोई पुष्टि नहीं है। आसान शब्दों में कहें तो पतंग उड़ाने का ये नियम फिलहाल राजस्थान में ही लागू किया गया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है नई संसद के तैयार होने को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक संसद की नई इमारत जनवरी के अंत तक तैयार हो जाएगी। बताया गया अभी इसके अंदर का काम चल रहा है सजाने वगैरह का, जो कि जल्दी तेजी से पूरा कर लिया जाएगा। सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक संसद का आने वाला बजट संसद की नई इमारत में पेश किया जाएगा या फिर पुरानी इमारत में, फिलहाल इसका कोई फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि दोस्तों आने वाले दिनों में जल्दी ये फैसला लिया जा सकता है और देश भर के लिए 1 फरवरी 2023 को जो बजट पेश होने वाला है वो संसद की नई इमारत में पेश हो सकता
रहा है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है तुनिशा शर्मा केस को लेकर। दोस्तों टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा केस में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब इस केस में एक नए व्यक्ति की एंट्री हुई है। अभी हाल ही में बीते सोमवार को मुंबई के वसई कोर्ट में केस की सुनवाई के दौरान श्रीजान के वकील ने अली नाम के व्यक्ति का खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि श्रीजान से ब्रेकअप होने के बाद तुनिशा शर्मा अली से बात करने लगी थी। बताया गया ये सुनने के बाद तुनिशा शर्मा के वकील और सरकारी पक्ष ने कोर्ट से समय मांगा है। इसी वजह से अब अदालत ने इस केस की सुनवाई 11 जनवरी तक के लिए टाल दी है। जानकारी के मुताबिक श्रीजान के वकील शैलेंद्र मिश्रा ने कहा है कि तुनिशा शर्मा ने श्रीजान से ब्रेकअप होने के बाद डेटिंग ऐप टिंडर ज्वाइन कर लिया था और तुनिशा टिंडर ऐप के जरिए ही अली से मिली थी। इसके आगे वकील ने यह भी खुलासा किया है कि तुनिशा शर्मा ने सुसाइड से पहले अली से 15 मिनट तक वीडियो कॉल पे बात की थी। साथ ही में श्रीजान के वकील की तरफ से ये भी कहा गया है कि अली और तुनिशा की दोस्ती के बारे में उनकी मां को भी पता था। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है चार्जर को लेकर। जानकारी के मुताबिक भारतीय मानक ब्यूरो ने बीते सोमवार को USB Type-C रिसेप्टेकल्स, प्लग और केबल स्टैंडर्ड पेश कर दिए हैं। इस बारे में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि BIS ने इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में 3 महत्वपूर्ण भारतीय स्टैंडर्ड को पेश किया है। आसान शब्दों में कहें तो दरअसल सरकार ने ग्राहकों को लाभ पहुंचाने और इलेक्ट्रॉनिक कचरे को कम करने के लिए गैजेट्स के चार्जिंग पोर्ट में ये बड़ा बदलाव किया है। बताया गया सरकार के इन आदेशों के जारी करने के बाद अब आने वाले दिनों में भारत में एक ही चार्जर से फोन, टैबलेट या लैपटॉप चार्ज हो सकेंगे। और ज्यादा आसान शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में सरकार के इस आदेश की वजह से चाहे फोन हो, टैबलेट हो या लैपटॉप हो, सभी में आपको चार्जिंग के लिए Type-C चार्जर का सपोर्ट मिलेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप एक ही चार्जर का इस्तेमाल कई डिवाइस में कर पाएंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है यूपी बोर्ड को लेकर। जानकारी के मुताबिक यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 की शुरुआत आने वाले 16 फरवरी से होगी। आपको बता दें ये जानकारी प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने दी है। उन्होंने बताया है कि यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा 16 फरवरी से शुरू हो जाएंगी। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का डिटेल टाइम टेबल जारी कर दिया है। साथ ही में ये भी जानकारी आई है जिसमें ये बताया गया है कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं होली से पहले ही पूरी हो जाएंगी। तो जो भी छात्र यूपी बोर्ड की परीक्षा में हिस्सा लेने वाले हैं वो यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर पूरा टाइम टेबल देख सकते हैं। बाकी हम भी आपको टाइम टेबल की पूरी जानकारी आपके स्क्रीन पे स्क्रॉल करके दिखा रहे हैं। आप चाहें तो वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। तो देखें ये पूरा टाइम टेबल। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है वनडे मैच होने को लेकर। जानकारी के मुताबिक भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 10 जनवरी को गुवाहाटी में खेला जाएगा। बताया गया इस मैच के जरिए भारत के कई सीनियर खिलाड़ी वापसी कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कप्तान रोहित शर्मा के अलावा विराट कोहली और लोकेश राहुल ब्रेक के बाद टीम इंडिया के साथ जुड़ेंगे। वहीं मोहम्मद शमी भी चोट के बाद वापसी कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों ये सीरीज और ज्यादा रोमांचक होने की संभावना है। तो दोस्तों जैसा कि अभी हमने आपको बताया वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी कि 10 जनवरी को खेला जाएगा और ये भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। दोस्तों आप इस मैच का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स के नेटवर्क पे देख सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दें इस मैच का लाइव टेलीकास्ट DD स्पोर्ट्स पे भी किया जाएगा। वहीं दोस्तों इसी बीच एक और जानकारी आई है जिसमें ये बताया गया है कि श्रीलंका के खिलाफ होने वाली इस वनडे सीरीज से बुमराह को बाहर कर दिया गया है। न्यूज एजेंसी PTI ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि बुमराह अभी पूरी तरह से फिट नहीं है, इसीलिए वो श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज नहीं खेलेंगे। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है ऋषभ पंत को लेकर। दोस्तों आप हमारे मुख्य समाचार अगर रोजाना देखते होंगे तो आपको पता होगा कि भारतीय टीम के विकेट कीपर और बल्लेबाज ऋषभ पंत की सर्जरी हो चुकी है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक एक्सपर्ट्स के अनुसार उन्हें वापसी में 6 से 9 महीने लग सकते हैं। आसान शब्दों में कहें तो वो इस बार का IPL नहीं खेल पाएंगे। हालांकि बताया गया इसके बावजूद उन्हें पूरी सैलरी मिलेगी। बताया गया दिल्ली कैपिटल्स ने पंत को 16 करोड़ रुपए में रिटेन किया था और उन्हें IPL न खेलने के बाद भी पूरी राशि मिलेगी। हालांकि ये राशि फ्रेंचाइजी नहीं बल्कि BCCI देगा। दरअसल ऋषभ पंत को BCCI के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट A में रखा गया है। इस लिस्ट के खिलाड़ियों को 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। बताया गया BCCI इस राशि के साथ ही उन्हें IPL टीम दिल्ली कैपिटल से मिलने वाली सैलरी को न खेलने के बावजूद भी भुगतान करेगी। आसान शब्दों में कहें तो मैच न खेलने के बावजूद भी ऋषभ पंत को 16 करोड़ रुपए IPL के और लगभग 6 करोड़ रुपए मिलेंगे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के, यानी कि कुल मिलाकर ऋषभ पंत को 22 करोड़ रुपए मिलेंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान को लेकर। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई दर 25% हो चुकी है। अब हाल ही में वहां को लेकर एक ताज़ा जानकारी आई है जिसमें ये बताया गया है कि आटे की कमी के चलते वहां पे हाहाकार मचा हुआ है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान में सब्सिडी वाले आटे का स्टॉक खत्म हो गया है। इस वजह से वहां की सरकार देश के अलग अलग हिस्सों में जनता को कम दामों पे आटे के पैकेट उपलब्ध करा रही है। बताया गया अभी इस समय वहां पे आटे की इतनी ज्यादा किल्लत है कि सस्ता आटा खरीदने के फेर में अब तक 4 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आसान शब्दों में कहें तो सस्ता आटा
खरीदने के लिए अभी वहाँ पे लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। जाहिर बात है इसकी वजह से भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इसी भीड़ में अब तक 4 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बताया गया है अभी इस समय पाकिस्तान में 1 किलो आटे की कीमत 150 रुपए है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है अपना ही खून निकलवा कर तस्वीर बनवाने को लेकर। जानकारी के मुताबिक तमिलनाडु की सरकार ने खून से बनी पेंटिंग पे रोक लगा दी है। इसकी वजह राज्य में ब्लड आर्ट के चलन में तेजी को बताया जा रहा है। बताया गया इस बारे में तमिलनाडु की सरकार ने सेफ्टी कंसर्न से ये फैसला लिया है। दोस्तों अगर इन शॉर्ट में और आसान शब्दों में पूरे मामले को समझाने की कोशिश करें तो तमिलनाडु में बहुत सारे ऐसे लोग देखे गए हैं जो अपना ही खून निकलवा कर उससे अपना या किसी और का स्केच बनवाते हैं, यानी कि पेंटर खून का इस्तेमाल करके तस्वीर को बनाता है। अब जो ताज़ा जानकारी आई है उसमें ये बताया गया है कि तमिलनाडु में इसका चलन काफी ज्यादा बढ़ गया था, इसी वजह से इस पे रोक लगा दी गई है। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपको बता दें कि हमारे चैनल सब कुछ सीखो जानो पर अभी एक इनामी ऑफर चल रहा है, जिसके तहत हर गुरुवार को किसी एक यूजर को इनमें से कोई एक गिफ्ट दिया जा रहा है, जिसे आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। दोस्तों इस इनामी ऑफर में हिस्सा लेना बड़ा ही आसान है। इस मुख्य समाचार के वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। साथ ही दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल सब कुछ सीखो जानो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाना है। बेल का आइकन दबाना सबसे मेन है। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है और बेल का आइकन नहीं दबाया है तो आप इसे ध्यान से ऑन कर लें। वहीं दूसरा काम है इसी वीडियो को लाइक और शेयर करना। तो जो भी यूजर इन कामों को करेंगे तो इन्हीं में से किसी एक विनर को हर गुरुवार को इनमें से कोई एक गिफ्ट दिया जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो हर गुरुवार को एक नए विनर का ऐलान किया जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है बहुत सारे इंडियंस के विदेशी बनने को लेकर। दोस्तों सरकार एक तरफ प्रवासी भारतीयों को जोड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, हालांकि वहीं दूसरी ओर हर साल करीब 1,80,000 लोग इंडियन की नागरिकता छोड़कर विदेशी बन रहे हैं। बताया गया इनमें 7,000 लोग ऐसे हैं जिनकी नेटवर्थ 8 करोड़ रुपए से ज्यादा है। बाकी ज्यादातर लोग भी अच्छी कमाई वाले प्रोफेशनल्स हैं। तो दोस्तों अगर इस साल भर के आंकड़े को रोजाना पे डिवाइड कर दिया जाए तो इससे हमें पता चलता है कि रोजाना औसतन 500 इंडियंस ऐसे हैं जो कि भारत की नागरिकता छोड़कर विदेशी बन रहे हैं। जाहिर बात है ये आंकड़ा बड़ा ही चौंकाने वाला है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है उर्वशी रौटेला की मां को लेकर। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 30 दिसंबर को भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो गया था। तब से ही फैंस उनके जल्द से जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं। अब इसी बीच एक ताज़ा जानकारी आई है जिसमें ये बताया गया है कि उर्वशी रौटेला की मां मीरा रौटेला ने अपने इंस्टाग्राम पे हॉस्पिटल की फोटो शेयर की है, यानी कि उसी हॉस्पिटल की जहां पर ऋषभ पंत एडमिट है। अब मीरा रौटेला की फोटो सामने आने के बाद यूजर ये मान रहे हैं कि उर्वशी के बाद उनकी मां भी ऋषभ पंत से मिलकर आई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है जोशीमठ को लेकर। दोस्तों आपको बता दें उत्तराखंड के जोशीमठ में अभी भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। अभी हाल ही में बीते सोमवार को इमारतों को हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्र की एक टीम वहां पहुंची थी। बताया गया है कि ये टीम आज ही राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड की सरकार ने जोशीमठ को 3 जोन में बांटने का फैसला किया है। ये जोन होंगे डेंजर, बफर और सेफ जोन। बताया गया जोन के आधार पर शहर के मकानों को चिन्हित किया जाएगा और कई ऐसे मकान हो सकते हैं जिनको ढा दिया जाएगा। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें उत्तराखंड के जोशीमठ में एक बहुत बड़ा भूस्खलन देखने को मिला है, यानी कि वहाँ की जमीनों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। जमीनों के फटने की वजह से वहाँ के घरों में भी दरारें आ गई हैं। दरारें आने की वजह से कई सारे घर टूट भी गए हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है राखी सावंत की मां को लेकर। जानकारी के मुताबिक एक्ट्रेस राखी सावंत का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो एक हॉस्पिटल में दिखाई दे रही हैं। दरअसल अभी हाल ही में बीते 9 जनवरी को लाइव चैट के दौरान राखी सावंत ने बताया था कि उनकी मां जया भेड़ा को ब्रेन ट्यूमर और कैंसर हो गया है, जिस कारण वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। अब उन्होंने अपनी फैंस से कहा है कि प्लीज मम्मी के लिए प्रेयर करें। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है रितेश देशमुख को लेकर। जानकारी के मुताबिक रितेश देशमुख और उनकी ही बीवी जेनेलिया डिसूजा की फिल्म जिसका नाम वेद है वो हर रोज कमाई के नए रिकॉर्ड को बना रही है। रीजनल फिल्म होने के बावजूद भी, यानी कि मूवी मराठी भाषा में रिलीज होने के बावजूद भी कमाई के मामले में कई बॉलीवुड फिल्मों से अच्छा प्रदर्शन कर रही है। बताया गया रितेश देशमुख की इस देव नाम की मूवी ने रिलीज के 10 दिनों में लगभग 33.5 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कंपनी के बहुत बड़ा बोनस देने को लेकर। जानकारी के मुताबिक ताइवान की एक कंपनी ने अपने कर्मचारियों को बम्पर बोनस देने का ऐलान किया है। बताया गया शिपिंग सेक्टर में काम करने वाली एवरग्रीन मरीन कॉर्पोरेशन के शानदार काम करने के बाद उसके राजस्व में भारी बढ़ोतरी हुई है। इससे ही खुश होकर कंपनी के प्रबंधन ने अपने कर्मचारियों को 50 महीने की सैलरी बोनस में देने का ऐलान किया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कोरोना वायरस को लेकर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं चीन में कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही भारत, जापान और अमेरिका जैसे देशों में भी नई लहर का खतरा मंडराने लगा है। बताया गया अब एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक चीन के हेनान राज्य के 89% लोग कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। बताया गया यहाँ की कुल आबादी 9 करोड़ 94 लाख है। आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब ये हुआ कि चीन के हेनान में 8 करोड़ 85 लाख लोग कोरोना की चपेट में आ गए हैं। वहीं दूसरी ओर जापान में एक्सपर्ट्स ने कोरोना को लेकर वार्निंग जारी कर दी है। उनका कहना है कि 15 जनवरी के बाद कोरोना के मामले में उछाल देखा जा सकता है। आइए दोस्तों अब अगली खबर में जानते हैं कि अपने देश
में कोरोना वायरस को लेकर क्या है ताज़ा अपडेट। तो भारत सरकार के अपने पोर्टल यानी कि MyGov.in के मुताबिक बीते रोज लगभग 24 घंटे में 170 नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के देश भर में। साथ ही में इसी दौरान कोरोना वायरस से 221 लोग ठीक हुए हैं। हालांकि इसी दौरान एक व्यक्ति की जान चली गई है कोरोना वायरस से देश भर में। वहीं दोस्तों अगर बात की जाए एक्टिव केसों की, तो अभी अपने देश में एक्टिव केसों की संख्या 2371 है, यानी कि अभी अपने देश में कोरोना वायरस के इतने मरीज बचे हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है इंडिगो फ्लाइट को लेकर। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पटना इंडिगो फ्लाइट में बीते रविवार को 3 युवकों ने जमकर हंगामा किया। इसी दौरान एयर होस्टेस ने इन्हें समझाने की कोशिश की तो वो उनसे उलझ गए। बताया गया इन 3 लोगों ने एयर होस्टेस के साथ बदसलूकी की और छेड़खानी भी की। साथ ही इसी बारे में एक और जानकारी आई है जिसमें ये बताया गया है कि पायलट की शिकायत के अनुसार तीनों ने मारपीट भी की है। वहीं दूसरी ओर पायलट ने पटना के एयरपोर्ट थाने में इसकी लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। बताया गया 3 में से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं एक आरोपी के बारे में ये जानकारी दी गई है कि वो बिहार सरकार के अध्यक्ष का कोई नजदीकी है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है ठंड को लेकर। जानकारी के मुताबिक उत्तर भारत के आधे से ज्यादा हिस्से में भयंकर शीतलहर जारी है। अभी हाल ही में यूपी, बिहार और पंजाब के कई इलाकों में दृश्यता ना के बराबर रही है, यानी कि विजिबिलिटी कोहरे के कारण बहुत पास की चीजें भी दिखाई नहीं दे रही हैं। वहीं इसी बीच मौसम विभाग की तरफ से एक ताज़ा जानकारी आई है जिसमें ये बताया गया है कि उत्तरी हिमालयी क्षेत्रों में मंगलवार की शाम को एक नया पश्चिमी विक्षोभ दस्तक दे रहा है। इसके कारण उत्तर भारत, मध्य प्रदेश के न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री तक बढ़ने के आसार हैं, यानी कि रात के समय में ठंड थोड़ी कम हो सकती है। इसके अलावा बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना में 3 दिन बाद तापमान में गिरावट हो सकती है, यानी कि इन जगहों पर ठंड बढ़ सकती है। आइए दोस्तों अब अगली खबर में जानते हैं कि आज 10 जनवरी 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। तो मौसम विभाग के अनुसार आज 10 जनवरी को गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होगी और बर्फबारी की भी उम्मीद है। वहीं 11 से 13 जनवरी के बीच हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ साथ जम्मू कश्मीर के भी कुछ हिस्सों में बारिश और हिमपात की तीव्रता बढ़ सकती है। इसी अवधि के दौरान भारी बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा भी 11 और 12 जनवरी को पंजाब और हरियाणा के उत्तरी जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा भी अगले 2 दिनों तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के भी कुछ हिस्सों में घना से भी बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इसके अलावा भी उत्तरी राजस्थान, दक्षिण हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति जारी रह सकती है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है जियो को लेकर। जानकारी के मुताबिक दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो ने बीते सोमवार को 10 और शहरों में अपने 5G सेवा की शुरुआत की है। इन शहरों में शामिल है आगरा, कानपुर, मेरठ, प्रयागराज, तिरुपति, नेल्लोर, कोझिकोड, त्रिशूर, नागपुर, अहमदनगर। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है रियलमी के नए फोन लॉन्च होने को लेकर। जानकारी के मुताबिक रियल कंपनी ने अपना नया स्मार्टफोन Realme 10 लॉन्च कर दिया है। आपको बता दें ये एक 4G फोन है जिसमें 50 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। फोन की शुरुआती कीमत है 13,999 रूपए। वहीं इस फोन की बिक्री आने वाले 15 जनवरी से शुरू होगी। बाकी दोस्तों अब ज्यादा जानकारी के लिए Realme की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।